नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीते, लेकिन एक चीज अक्सर कॉमन रहती है, वो है वॉयलेंस। मतलब चाहे वो चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, यहां पर मैसिव तरीके से वॉयलेंस देखने को मिलता है। 2021 का किस्सा कौन भूल सकता है, इतनी बड़ी मात्रा में जो पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग की गई थी। मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑलरेडी 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मतलब अभी 2 दिन ही हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, उसके नतीजे आए और यहां पर ऑलरेडी काफी भारी मात्रा में हिंसा देखने को मिल रही है। और कल देर रात को अचानक से एक बहुत बड़ी खबर आई। आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी को जिस पर्टिकुलर पर्सन ने हराया है बीजेपी के, इनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। ये एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया और काफी हद तक बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद उनको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाए। तो उनके जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, उनके जो सबसे क्लोज एड हैं, उनकी हत्या की गई है और इसीलिए एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट बंगाल में ये क्या चलता आ रहा है। मतलब ये आज की बात नहीं है। अगर आप देखोगे 1960s 70s के बाद से ही बड़ी मात्रा में इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या है कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल में ही इस तरह की चीजें आती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या है। बेसिकली अगर आप पश्चिम बंगाल में देखोगे तो यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परगना, और ये काफी न्यूज में भी रहता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कोलकाता के साथ बॉर्डर भी करता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर क्या हुआ है ना कि जो शुवेंदु अधिकारी के सबसे क्लोज पॉलिटिकल एड हैं, पर्सनल सेक्रेटरी कह लीजिए, इनका नाम है चंद्रनाथ रथ, इनको शॉट डेड कर दिया गया। नॉर्थ 24 परगनाज में मध्यम ग्राम करके एक जगह है, वहां पर इनको गोली मार दी गई। और बताया जा रहा है कि कोई आर्म्ड असेलेंट्स आए थे और उन्होंने अटैक किया। इस अटैक में मतलब क्लोज रेंज में फायरिंग की गई है। जो मर्डर है वो तब हुआ है जब 2026 का वेस्ट बंगाल असेंबली का चुनाव का नतीजा आया। मतलब सरफेस लेवल पर अगर आप देखोगे ना तो ये टारगेटेड असैसिनेशन आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव है और इसकी वजह से डर यह है कि यहां पर मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो रिटेलिएशन होता है, फिर सामने वाली पार्टी कोई एक्शन लेती है और ये लगातार फंसता चला जाता है। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखिए तो काफी लंबे समय से चलता रहा जो स्ट्रक्चरल इशू है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर समझिए कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ ये नेशनली इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी की हम बात कर रहे हैं। ही इज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ बीजेपी बंगाल एक्सपेंशन। पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी जिस तरह से इनरोड्स बना रही थी बंगाल में, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा थे। उन्होंने एंटी टीएमसी कैंपेन एग्रेसिव तरीके से लॉन्च किया। और इसके पहले आपको बता दूं, शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के काफी क्लोज हुआ करते थे, तो वहां से उठकर जो है हटकर वो बीजेपी की तरफ आए और एंटी टीएमसी कैंपेन बहुत एग्रेसिव तरीके से चलाया। बताया जाता है कि इनको अच्छे से पता है कि कैसे ममता बनर्जी को हराना है। आपको याद होगा 2021 के चुनाव में यहां पर नंदीग्राम से उन्होंने हराया था, और इस बार यहां पर वापस से उनको हरा दिया है। तो एक प्रकार से जो टीएमसी की मोनोपोली कोलैप्स हुई है बंगाल में, उसको ये सिंबलाइज करते हैं। और उनके सबसे खास व्यक्ति को मारना, जो कि बताया जा रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर के एक प्रबल दावेदार हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है। मतलब बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल नर्व सेंटर में यहां पर आपने किसी की हत्या की है। अच्छा, यहां पर आप देखिए टाइमिंग, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन पीरियड अगर आप देखो बंगाल में वो हमेशा से काफी ज्यादा डेंजरस रहा। मतलब मर्डर्स जो हैं वो कई बार सुनने को आता है, इतिहास रहा है। 2026 के इलेक्शन में भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा और इसीलिए आपने देखा होगा ममता बनर्जी तो यहां पर रिजाइन करने से भी मना कर दी। उन्होंने कह दिया कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, वैसा हुआ है, जिसकी वजह से वो रिजाइन नहीं करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी इसकी वजह से आ सकता है। इसको लेकर ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो बनाया था। अच्छा, यहां पर बीजेपी का जो मुद्दा है, मतलब 2026 के इलेक्शन में बीजेपी जो है एक मतलब विनर के तौर पर, विनर भी कह लीजिए, मतलब क्लियर कट 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी लेकर आई है। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहां पर इसीलिए हो गई है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ पावर यहां पर सही से स्मूथ तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से ये बहुत बड़ा ये जो चेंज आया है ना बंगाल के अंदर, इसकी वजह से एनवायरमेंट काफी वॉलेटाइल हो गया है। थाउजेंड्स ऑफ लोकल लेवल जो पार्टी नेटवर्क्स हैं वो अपना पावर लूज कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पैट्रनेज का स्ट्रक्चर चला करता था वो खतरे में आ गया है। यहां पर जो कैडर ग्रुप्स हैं वो उनको काफी ज्यादा डर हो गया है। लोकल जो टेरिटोरियल डोमिनेंस हुआ करता है, क्योंकि बंगाल में इसी तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब बंगाल की जो पॉलिटिक्स है ना, इलेक्शंस
सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है बंगाल के अंदर, ये अक्सर टेरिटोरियल कंट्रोल की तरह देखा जाता है गांव में, अलग अलग जगहों पर, कि इस पार्टी का पर्सन जीता है, उसका एक अच्छा खासा कंट्रोल वहां पर आ जाता है। स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं उसमें आपको एक्सेस मिल जाता है, यहां पर पुलिस एक्शन से आप बच पाते हो। कई बार ये देखने को मिला है कि आप कितनी भी घिनौनी हरकत कर दो, कोई काम कर दो, क्रिमिनल एक्टिविटी कर दो, फिर भी आप बच जाते हो, क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो वो इस समय पावर में है। लोकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज वाई वायलेंस अक्सर यहां पर इलेक्शंस के बाद देखने को मिलता है। खैर, यहां पर आपको यह भी बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी के सबसे क्लोज एड को जो मारा गया, उसके पहले अगर आप देखिए तो ऑलरेडी 4 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है। हावड़ा, बीरभूम, नॉर्थ 24 परगना, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, आसनसोल, संदेश खली रीजन, यहां पर मैसिव तरीके से वॉयलेंस हुआ है। और वॉयलेंस कैसा? मर्डर्स, लिंचिंग, स्टैबिंग, बॉम्ब अटैक, आर्सन, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। जो 4 हत्याओं की मैं बात कर रहा हूं ना, इसमें एक बीजेपी के वर्कर हैं, उनको मार दिया गया था हावड़ा में, एक बीजेपी के वर्कर हैं न्यू टाउन में, उनको मारा गया, और टीएमसी के वर्कर अबीर शेख, उनको भी बीरभूम में मारा गया है। टीएमसी के जो पोल एजेंट हैं वो कोलकाता में डेड पाए गए। मतलब टीएमसी के हों और बीजेपी के, दोनों तरफ आपको ये मृत्यु जो है देखने को मिलेगी, मौत देखने को मिलेगी, किलिंग्स देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पर आप समझेंगे कि बंगाल का ये कार्डर पॉलिटिक्स होता क्या है। अगर आप एक्चुअल में इस इंसिडेंट को सही तरीके से समझना चाहते हो ना, तो कार्डर पॉलिटिक्स समझिए। कार्डर पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो बहुत ऑर्गेनाइज होती है बंगाल के अंदर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। एनफोर्समेंट नेटवर्क, मतलब कुछ भी आपको कराना है लोकल लेवल पर, तो उसका अच्छा खासा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन देखने को मिलेगी, टेरिटोरियल डोमिनेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर ग्रास रूट जो वर्कर्स हैं वो वहां पर लगातार तैनात रहते हैं। और बंगाल में विलेजेस हो, म्युनिसिपैलिटीज हो, लोकल क्लब्स हो गए, यूनियंस हो गए, ये सभी कहीं ना कहीं किसी पार्टी नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। हिस्टोरिकली क्या हुआ था कि पहले जब लेफ्ट पार्टीज पावर में थी, सीपीआईएम, तो वो इस पूरे सिस्टम को परफेक्ट कर दी थी। फिर टीएमसी आई, उसको इनहेरिट की, बीजेपी जो है उसको वापस से रिप्लिकेट करने की कुछ कोशिश कर रही है। कुछ इस प्रकार की चीजें बताई जा रही। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। 1977 के पहले क्या होता था, कांग्रेस डोमिनेट करती थी बंगाल में, और लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो 1960s और 70s से आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि नक्सलाइट जो इंसर्जेंसी है वो पूरी तरह से वेस्ट बंगाल को खोखला बनाता गया। आप समझिए जो पॉलिटिकल क्लैशेस हैं, आर्म्ड पॉलिटिकल क्लैशेस, ये देखने को मिले। स्टेट रिप्रेशन हुआ, इसके अलावा आइडियोलॉजिकल वायलेंस हम देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा जो वायलेंस हुआ वो आपको मिलेगा 1977 से 2011 के बीच में, जब लेफ्ट फ्रंट एरा था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये जब पावर में थी, मतलब पूरा का पूरा जो हम कहते हैं कार्डर सिस्टम, ये एक्चुअल में आपको देखने को मिलता था। इसमें क्या होता था, जो पार्टी कंट्रोल है वो लोकल इंस्टीट्यूशंस पर काफी ज्यादा रखती थी। रूरल पेनिट्रेशन काफी डीप था, यूनियन नेटवर्क काफी स्ट्रांग था। आज के डेट में भी आप देखोगे ना, भले ही लेफ्ट पार्टी पूरे देश में कहीं पर भी उनका पावर आपको नहीं मिलेगा, अब तो केरला में भी खत्म हो गए, लेकिन जब भी यूनियंस की बात होती है, लेबर यूनियंस वगैरह, अक्सर यहां पर जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनका संगठन काफी मजबूत होता है। आइडियोलॉजिकल डिसिप्लिन काफी सेंट्रलाइज्ड है। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है कि यहां पर जो अपोजिशन है उसको सप्रेस किया गया, पॉलिटिकल इंटिमिडेशन किए गए, वायलेंस किए गए राइवल्स के खिलाफ। लेकिन इस दौर में, ये 1977 से लेकर ज्योति बासु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो ये जो पूरा दौर था 34 ईयर्स का, इसमें जो सपोर्टर्स थे इनके, उनका आर्गुमेंट ये था कि लेफ्ट ने एक्चुअली में स्टेबिलिटी लेकर आई थी वेस्ट बंगाल में, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जो गवर्नेंस था उसको डिसेंट्रलाइज किया था। तो दोनों तरफ के आपको आर्गुमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या आता है, 2011 के बाद टीएमसी पावर में आती है। ममता बनर्जी, अगर आप देखोगे तो उन्होंने लेफ्ट के डोमिनेंस को खत्म किया। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था सिंगूर मूवमेंट का, नंदीग्राम प्रोटेस्ट का। लेकिन आयरनी देखिए, यहां पर होता क्या है, जब खुद ममता बनर्जी पावर में आती हैं तो धीरे धीरे पता चलता है कि जो लेफ्ट का ही कैडर मॉडल था ना, वो उन्होंने अपना लिया। उसके बाद बीजेपी की भी एंट्री होती है 2014 में, तो बीजेपी भी काफी तेजी से रैपिडली एक्सपैंड कर रही थी। हिंदू पोलराइजेशन काफी इंक्रीज हो रहा था। नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एंटर कर रही थी लोकल बंगाली पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी तक क्या था कि लेफ्ट पार्टी, टीएमसी हो गया, तो ये रीजनल पार्टीज हो गई। नेशनल पॉलिटिक्स उतना ज्यादा उसमें चर्चा में नहीं रहता था। लेकिन बीजेपी के आने के बाद नेशनल पॉलिटिक्स काफी चर्चा में आने लगा, और बीजेपी का जो राइज हो रहा था, इसकी वजह से जो टीएमसी का लोकल स्ट्रक्चर है वो खतरे में आ रहा था। एंड दैट इज वाई
ये पॉलिटिकल कंपटीशन से एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल की तरफ आ गया। लोकल लेवल पर लोकल कंट्रोल कौन करेगा, ये एग्जिस्टेंस की यहां पर बात आ गई। और ये जो नॉर्थ 24 परगना की हम जो बात कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी काफी लंबे समय से चर्चा में रहता था, काफी एक्सट्रीमली सेंसिटिव है क्योंकि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, डेंस पॉपुलेशन है, अर्बन रूरल पॉलिटिकल ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा। और हिस्टोरिकली यहां पर काफी ज्यादा कम्युनल टेंशंस भी हुए हैं, पॉलिटिकल बॉम्ब मेकिंग जो नेटवर्क है वो आपको देखने को मिलता है, इलेक्टोरल क्लैशेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, 2026 का जो इलेक्शन हुआ है वेस्ट बंगाल में, ये इतना हाईली सेंसिटिव क्यों रहा? कई मुद्दे थे। एक तो एसआईआर का मुद्दा, जिसको लेकर ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि गलत हुआ है हमारे साथ, 100 से ज्यादा सीटों पर धांधली हुई है, गलत तरीके से एसआईआर कंडक्ट किया गया, हमारे लोगों के नाम काटे गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी का कहना कि नहीं देखिए, ये तो क्लीनिंग एक्सरसाइज है, जो डुप्लीकेट नाम हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम यहां पर काटे जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब इलेक्शन बेसिकली अगर आप देखोगे, बंगाली जो आइडेंटिटी होती है, बांग्ला अस्मिता, तो उसको लेकर काफी मुद्दे में था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, हिंदू रेफ्यूजी पॉलिटिक्स को लेकर, और इसके अलावा जो वुमेन सेफ्टी है वो काफी चर्चा में रहा था। आपको याद होगा आरजी कर केस वाला, तो यहां पर कितनी घिनौनी हरकत की गई थी 2024 में, और उनके जो विक्टिम की मदर हैं रत्ना देवनाथ, वो पॉलिटिक्स में एंटर की, वो बीजेपी के टिकट से लड़ी और उन्होंने चुनाव भी यहां पर जीत लिया। तो बीजेपी ने भी इसको एक बहुत बड़ा करप्ट और इनसेंसिटिव जो है वो टीएमसी को बताने लगा है। अच्छा, लास्ट में एक और चीज समझ लीजिए, ये जो वॉयलेंस हो रहा है ना वेस्ट बंगाल में, इसको ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं सोच लिया था। 70,000 सीएपीएफ की जो पर्सनल हैं वो यहां पर तैनात किए गए थे इवन बिफोर द काउंटिंग स्टार्टेड, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानती थी कि इस तरह की कई बार चीजें हर एक इलेक्शन में देखने को मिली हैं। रिवेंज अटैक्स होते हैं, बूथ एरा क्लैशेस होते हैं, एरिया क्लैशेस होते हैं। तो ये दिखाता है कि जो पोस्ट पोल वॉयलेंस है वो बंगाल में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। तो चिंता की बात है, डेफिनेटली इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन किसी को मार देना, इस तरह से चीजें करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, कि आपको याद है 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे ये आपका कॉल किया गया था, जिसकी वजह से कम्युनल टेंशन बंगाल में काफी इंटेंसिफाई हो गई थी। क्या आप बता सकते हो ये डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा बुलाया गया था? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आप सबको एक चीज बता दूं, आज 7 मई से हमारा जो नया बैच है 2027 का यूपीएससी का, ये स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।